आज हम भारतीय कला व स्थापत्य कला के अंतर्गत उड़ीसा के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, पल्लवों के मंदिर स्थापत्य, जिसमें हम समझेंगे महेंद्र वर्मन शैली, महामल्ल शैली, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। तो ये पल्लवों का मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत 4 प्रकार की शैली आती हैं। इसके बाद हम समझेंगे चोलों का मंदिर स्थापत्य। तो चोल कला और मंदिर में कोरंगनाथ का मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, गंगेकोट चोलपुर का मंदिर। फिर मुगल स्थापत्य कला में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल में जो भी इमारतें बनवाई गई स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो कार्य किए गए उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज हमारा जो विषय है वो है भारतीय कला में स्थापत्य कला। इससे पूर्व भी हमने स्थापत्य कला के बारे में जाना था और आज हमारा जो मुख्य जो बिंदु है वो पहले है मंदिर। तो भारत में मंदिरों का निर्माण का कार्य सदैव से चला आ रहा है, क्योंकि भारत जो कि हिंदू धर्म प्रधान देश, तो जो भी शासक हुए यहाँ पर उन्होंने अपने शासन के दौरान विभिन्न मंदिरों को निर्माण करवाया, जिसमें खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा के मंदिर, आबू के मंदिर, तो इस देलवाड़ा मंदिर, तो इस प्रकार के जो मंदिर हैं उनकी क्या क्या विशेषता रही और किन राजाओं ने कब कब इन मंदिरों का निर्माण करवाया, उसको हम विस्तार से जानेंगे। तो पहले हम समझेंगे उड़ीसा के मंदिर। उड़ीसा के विकसित मंदिरों की वास्तुकला के प्रमुख 3 केंद्र थे। मतलब उड़ीसा में जो मंदिर स्थापत्य कला के जो विकसित जो प्रमुख 3 केंद्र हैं वो है भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी। ये प्रमुख 3 केंद्र है उड़ीसा के मंदिरों में, भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ सीलोदभव, भूम, सोम और गंग वंश के शासकों ने राज्य किया। शशांक ने भुवनेश्वर में एक शिव मंदिर भी बनवाया था। सोमवंशी उद्धोत केसरी ने ब्रह्मोश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और इसके बाद अधिकांश मंदिर अनंत वर्मा चोल गंग के द्वारा बनवाए गए, जिसमें जगन्नाथपुरी का मंदिर सम्मिलित है। मैधेश्वर मंदिर का निर्माण अनंत भीम द्वितीय के समय में किया गया था। तो मैधेश्वर मंदिर का निर्माण कब किया गया? अनंत भीम द्वितीय के समय में किया गया। इसी शासक की पुत्री चंद्रा देवी ने भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव जो मंदिर है वो विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का। तो अनंत वासुदेव नाम के विष्णु मंदिर की स्थापना की। उड़ीसा के सर्वोत्तम मंदिर पुरी जिले में स्थित है। तो उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो अपनी स्थापत्य कला के लिए विश्वविख्यात हैं और जगन्नाथपुरी का मंदिर जिसकी अलग ही विशेषता है। तो हमने यहाँ देखा उड़ीसा के मंदिरों में किसने बनवाया? शशांक ने भुवनेश्वर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। सोमवंशी उद्धोत केसरी ने ब्रह्मोश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और इसके बाद अधिकांश मंदिर जो है वो अनंत वर्मा चोल गंग के द्वारा बनवाए गए, जिसमें जगन्नाथपुरी का मंदिर सम्मिलित है। मैधेश्वर मंदिर का निर्माण अनंत भीम द्वितीय ने करवाया और इसी शासक की जो पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रा देवी, उसने भी भगवान विष्णु का जो मंदिर निर्माण करवाया उसका नाम है अनंत वासुदेव। तो इस प्रकार उड़ीसा के जो सबसे ज़्यादा मंदिरों को देखने को मिलता है जहाँ निर्माण कार्य हुआ वो है पुरी। जो पुरी जिला है वहाँ पर अधिक से अधिक मंदिर बनवाए गए, जो सर्वोत्तम कोटि के मंदिर कहे जा सकते हैं। इसके बाद है खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो में कैसे मंदिर हुए?
9वीं से 13वीं सदी ईस्वी तक जैजा भक्ति पर शासन करने वाले चंदेल शासक खजुराहो में बने मंदिरों के कारण जगत प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के छतरपुर जिले में एक छोटा सा गांव में किसी समय यह विशाल नगर था। तो खजुराहो जो है छतरपुर जिला है, जिसमें ये जो जगह है वहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है और ये कभी विशाल नगर रहा था। चंदेलों के प्रथम शासक हर्षदेव, चंदेलों के प्रथम शासक कौन? हर्षदेव ने यहाँ पर मातंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर? मातंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेलों के शक्तिशाली सम्राट विद्याधर ने खजुराहो के श्रेष्ठतम मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। आकार, शिल्प और सौंदर्य की दृष्टि से खजुराहो के मंदिर अद्वितीय है और जनश्रुति के अनुसार किसी समय यहाँ पर 85 मंदिर विद्यमान थे। कितने? 85 मंदिर यहाँ पर विद्यमान थे, परंतु अब केवल 20 के लगभग ही मंदिर शेष बचे हैं। इनमें कंदरिया महादेव का मंदिर और एक अनुपम और भव्य मंदिर कहा जा सकता है, कंदरिया महादेव का मंदिर। तो खजुराहो के मंदिरों में जो मंदिर जो बनवाए वो चंदेलों के प्रथम शासक हर्षदेव ने यहाँ मातंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और चंदेलों के शक्तिशाली सम्राट विद्याधर ने भी खजुराहो के श्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम देखेंगे पल्लवों का मंदिर स्थापत्य। तो पल्लवों की जो मंदिर स्थापत्य कला है उसकी 4 शैलियां हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी 4 शैली है? महेंद्र वर्मन शैली 610 से 640 ईस्वी, मामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी और राजसिंह शैली 674 से 800 ईस्वी और नंदी वर्मन शैली 800 से 900 ईस्वी। तो पल्लवों का मंदिर स्थापत्य किस प्रकार का रहा उसको हम विस्तार से जानेंगे। तमिल प्रदेश, जिसे प्राचीन काल में द्रविड़ देश कहते थे, तमिल प्रदेश को प्राचीन काल में क्या कहते थे? द्रविड़ देश कहते थे। यहाँ पर पल्लव शासकों ने जिस स्थापत्य शैली का विकास किया था उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। क्या शैली कहा जाता है? द्रविड़ शैली। वास्तुकला के अधिक उदाहरण राजधानी कांची और महाबलीपुरम में अधिक पाए गए हैं। तो तमिल प्रदेश को प्राचीन काल में द्रविड़ देश के नाम से जाना जाता था। यहाँ जो पल्लव शासक हुए उन्होंने जिस स्थापत्य शैली का विकास किया उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। और वास्तुकला के अधिकांश उदाहरण राजधानी कांची और महाबलीपुरम में पाए गए हैं। पल्लव स्थापत्य शैली 4 भागों में विभाजित है। तो ये 4 भाग महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। तो हम इन शैलियों को अलग अलग विस्तार से जानते हैं। इस शैली महेंद्र वर्मन शैली 610 से 640 ईस्वी, इस शैली के मंदिरों को मंडप कहा जाता था। यानी महेंद्र वर्मन शैली के जो मंदिर है उनको क्या कहते थे? मंडप। ये मंडप साधारण स्तंभ युक्त बरामदे हैं जिनकी पिछली दीवार पर एक या एक से अधिक कक्ष बनाए गए हैं। ये कक्ष कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिर के रूप में बनाए गए हैं। मंडप के बाहर द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां लगाई गई हैं। तो महेंद्र वर्मन शैली की क्या विशेषता है कि इस शैली के मंदिरों को मंडप कहा जाता है और मंडप साधारणतः स्तंभ युक्त बरामदे हैं जिनकी पिछली दीवार में एक या एक से अधिक कक्ष बनाए गए। ये कक्ष जो कठोर पाषाण को यानी पत्थर को काटकर गुहा मंदिर के रूप में बनाए गए हैं। मंडप के बाहर द्वार पर दोनों द्वारपालों की मूर्तियां लगाई गई हैं जो कि एक विलक्षण मूर्तियां दिखाई देती हैं। मामल्ल शैली नंबर 2 640 से 674 ईस्वी। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में हुआ था। तो मामल्ल शैली का विकास
किसके शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में महामल्ल शैली का विकास हुआ, क्योंकि नरसिंह वर्मन ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधि धारण की नरसिंह वर्मन ने महामल्ल की उपाधि धारण की, इसीलिए उसके शासनकाल की स्थापत्य शैली को महामल्ल शैली कहा गया है। क्या कहा गया? उसकी स्थापत्य शैली को महामल्ल शैली कहा गया है। इस शैली में दो प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ, प्रथम मंडप शैली के मंदिर और दूसरे रथ के मंदिर। तो इस शैली में दो प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। पहले है प्रथम मंडप शैली और दूसरे हैं रथ के आकार के मंदिर। तो महामल्ल शैली की एक ये विशेषता है कि इसमें दो प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। एक तो थे मंडप शैली के मंदिर और दूसरे थे रथ के आकार के मंदिर। और इस जो शैली का विकास जो है वो किसके शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ। और नरसिंह वर्मन ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी, इसीलिए महामल्ल शैली इसका नाम भी पड़ा। और उसके शासनकाल की स्थापत्य शैली को महामल्ल शैली कहा गया है। अब नंबर 3 है राजसिंह शैली 674 से 800 ईस्वी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजसिंह की उपाधि धारण की थी, अतः इसके शासनकाल में जिस मंदिर शैली निर्माण कला का विकास हुआ उसे राजसिंह शैली कहा जाता है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में राजसिंह शैली का विकास हुआ और इसने क्या उपाधि धारण की थी? इसने राजसिंह की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसके समय में मंदिर शैली स्थापत्य शैली का विकास हुआ, उसे राजसिंह शैली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की शैली के मंदिरों में शोर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर ये प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? 3 और भी मंदिर हैं, लेकिन शोर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर ये इसके बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य कला की दृष्टि से मंदिर देखने को मिलते हैं। इस शैली के प्रमुख स्मारक हैं कैलाशनाथ मंदिर में राजसिंह का चरमोत्कर्ष मतलब स्थापत्य का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। कैलाशनाथ मंदिर की जो इतनी अच्छी खूबी से इसको अच्छी तरीके से बनाया गया है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कैलाशनाथ मंदिर जो बनवाया गया वो राज सिंह के जो मंदिर स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स इसमें दिखाई देता है। इसके बाद नंदी वर्मन शैली। नंदी वर्मन शैली 800 से 900 ईस्वी। इस शैली के मंदिरों में वास्तुकला का कोई नवीन तत्व दिखाई नहीं देता है। तो यह शैली है वो मतलब पहले से जो शैलियाँ चली आ रही थी उन्हीं के प्रभाव उसमें दिखाई देते हैं नंदी वर्मन शैली में। इसमें अलग से कोई नवीन तत्व दिखाई नहीं देता है। नंदी वर्मन और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में ये मंदिर बने। इस शैली के मंदिरों में कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, जो नंदी वर्मन शैली का जो मंदिर है वो कांची के मुक्तेश्वर तथा मातंगेश्वर मंदिर तथा गुड़ी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। तो नंदी वर्मन शैली के मंदिरों में अगर हम देखें तो जो प्रमुख मंदिर है उसमें मातंगेश्वर मंदिर, गुड़ी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर और उल्लेखनीय। बाद में इस शैली के मंदिरों का निर्माण लगभग बंद हो गया था। मतलब अगर नंदी वर्मन शैली को हम समझें तो ये बाद में इस शैली के मंदिरों का निर्माण कार्य बंद हो जाता है और इस शैली का आगे विकास नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद देखेंगे चोलों का मंदिर स्थापत्य। तो पहले हमने समझा था पल्लवों का मंदिर स्थापत्य, इसके बाद है चोलों का मंदिर स्थापत्य। चोल कला का प्रारंभ पल्लव युग से माना जाता है। कब से? पल्लव युग से, क्योंकि चोलों ने पल्लवों और पांड्यों का स्थान ले लिया था और चोलों ने पल्लवों की कला को ही विकसित किया। तो यहाँ कहने वाली बात यह है कि जो चोल है उन्होंने किस कला को विकसित किया? पल्लव और पांड्या की कला को ही आगे बढ़ाया
और क्योंकि चोलों ने पल्लव और पांड्यों का स्थान लिया था तो उन्होंने कोई ज़्यादा उसमें मतलब नवीनता नहीं दिखाई देती है। और जो पल्लवों के शासनकाल में जो मंदिर बने उन्हीं का प्रभाव हमें चोलों के मंदिरों में दिखाई देता है। चोलों के दीर्घकालीन शासन में समूचा तमिल प्रदेश अनेक छोटे बड़े पत्थर के मंदिरों से भर गया था। फिर धीरे धीरे ईंटों का भी मंदिरों में प्रयोग होने लगा। परांतर प्रथम व राजराज प्रथम के शासन काल चोल मंदिरों का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया था। तो चोलों के समय जो राजा परांतक प्रथम और राजराज प्रथम हुए उन्होंने मंदिर स्थापत्य कला में विशेष रुचि दिखाई और उनके समय में बनवाए गए मंदिर जो हैं उससे मंदिरों का वास्तविक स्वरूप सामने उभर कर आता है। इसके बाद है कोरंगनाथ का मंदिर। परांतक प्रथम के समय का सबसे प्राचीन मंदिर तिरुचिरापल्ली जिले के श्री निवासनलूर नामक स्थान में है। तो कोरंगनाथ का मंदिर जो है वो और इसमें परांतक प्रथम के समय में ये सबसे प्राचीन मंदिर बना जो कहाँ पर है तिरुचिरापल्ली जिले के श्री निवासनलूर नामक स्थान में है। इसे कोरंगनाथ का मंदिर कहते हैं। इसका मंदिर कहते हैं कोरंगनाथ मंदिर। इस मंदिर की कुल लंबाई 50 फुट है, 50 फुट और इसके विमान पर मूर्तियां के निर्माण द्वारा अंकन किया गया है। तो कोरंगनाथ का जो मंदिर है वो चोल मंदिर स्थापत्य का एक अच्छा उदाहरण है और इसका जो निर्माण है वो परांतक प्रथम के समय में हुआ और यह जो मंदिर है तिरुचिरापल्ली जिले के श्री निवासनलूर नामक स्थान में है। और कोरंगनाथ का मंदिर की जो कुल लंबाई है वो 50 फुट है। कितनी है? कुल लंबाई 50 फुट है। इसके विमान पर मूर्तियों का निर्माण किया गया है जो एक विलक्षण मूर्तियां दिखाई देती हैं। इसके बाद है तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। इस मंदिर में चोल कला का बहुत अधिक विकास दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? चोल कला का बहुत अधिक विकास है तंजौर का मंदिर में। इसका निर्माण चोल नरेश राजराज प्रथम के शासन काल में हुआ। तो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजराज प्रथम के शासन काल में होता है। दक्षिण के मंदिर में यह सबसे बड़ा एवं ऊंचा मंदिर है। तंजौर का जो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है वो दक्षिण में वो सबसे ऊंचा मंदिर दक्षिण के मंदिरों में ये सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। इसका मुख्य भवन 180 फीट लंबा है और पिरामिड के आकार का इसका विमान मंदिर से 190 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के 4 भाग हैं। इस मंदिर के कितने भाग हैं? मंडप, अर्धमंडप, इस प्रकार से इसके 4 भाग हैं। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर, तो तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर है वो किसके समय में हुआ? राजराज प्रथम के शासन काल में इसका निर्माण होता है और दक्षिण में ये सबसे बड़ा मंदिर ऊंचा मंदिर है और इसका मुख्य भवन है वो 180 फीट लंबा है और पिरामिड के आकार का इसका विमान मंदिरों से 190 फीट ऊंचा है और इसके मंदिर के 4 भाग हैं जैसे मंडप, अर्धमंडप। तो इस प्रकार से तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जो है स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगेकोंड चोलपुर का मंदिर। गंगेकोंड चोलपुर का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था। तो गंगेकोंड चोलपुर का मंदिर जो है वो किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के शासन काल में इसका निर्माण कार्य होता है। इसकी शैली तंजौर के मंदिर के समान ही है। कैसी है? तंजौर के मंदिर के समान ही इसकी शैली मानी गई है। पर्सी ब्राउन ने इसे तंजौर की संगिनी की संज्ञा दी है। क्या दी है? पर्सी ब्राउन ने इसे तंजौर की संगिनी की संज्ञा दी है। तंजौर के मंदिर की मध्य भाग की रेखा सीधी है। तो पर्सी ब्राउन का ये बहुत बड़ा उल्लेखनीय कथन है कि उन्होंने तंजौर के मंदिर को क्या संज्ञा दी है कि गंगेकोंड चोलपुर के मंदिर को इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम के शासन काल में होता है और इस शैली तंजौर के मंदिर के समान ही है। पर्सी ब्राउन ने इसे तंजौर की संगिनी संज्ञा दी है और तंजौर के मंदिर की मध्यकाल की जो मध्य भाग की रेखा है वो कैसी है? सीधी है। इसके बाद हम समझेंगे मुगल स्थापत्य कला।
तो मुगल स्थापत्य कला में अगर हम समझे विस्तार से तो मुगलों ने शासन को तो अच्छी प्रकार से चलाई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने स्थापत्य कला में भी विशेष रुचि दिखाई। और स्थापत्य कला में देखें तो शाहजहां का जो शासन काल रहा उसमें उस काल को हम स्वर्णिम काल कह सकते हैं स्थापत्य कला की दृष्टि से। अब हम इनको उनके स्थापत्य को क्रम अनुसार समझेंगे कि पहले जो मुगलों में प्रथम शासक हुए बाबर, तो बाबर जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी रहते हैं, उसके बाद वो राणा सांगा को भी खानवा के युद्ध में पराजित करते हैं। इसके बाद वो गद्दी अपना मुगल वंश मुगल डायनेस्टी की नींव डालते हैं और शासन करते हैं। पर दुर्भाग्य से उनको ज़्यादा समय तक शासन करने का मौका नहीं प्राप्त हुआ और उनके समय में जो स्थापत्य की दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें ज़्यादा समय न मिलने के कारण उनके समय में जो कुछ उदाहरण मिलते हैं स्थापत्य की दृष्टि से वो है बाबर के समय में पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद और रोहिलखंड में संभल की जामा मस्जिद। ये स्थापत्य कला की दृष्टि से ये उदाहरण मिलते हैं, पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद और रोहिलखंड में संभल की जामा मस्जिद। इसके बाद हुमायूं जो शासक हुए वो भी सम्राट हुए, वो भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए और उन्हें शेरशाह सूर्य के द्वारा यहाँ से मतलब सत्ता छीन ली गई और उनका जीवन लड़खड़ाता ही रहा। तो इन्हें हुमायूं को भी ज़्यादा समय स्थापत्य कला में रुचि तो थी भी नहीं और दूसरा उन्हें ऐसा अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ कि वो ज़्यादा स्थापत्य कला का निर्माण में अपना योगदान दे पाते। फिर भी हुमायूं के समय में जो कुछ स्थापत्य कला के उदाहरण दिखाई देते हैं वो इस प्रकार से है। दीन पन्हा नामक दिल्ली का महल, एक आगरा के निकट मस्जिद और हिसार में मस्जिद, ये स्थापत्य कला के हुमायूं के समय के उदाहरण है। दीन पन्हा नामक दिल्ली का महल, एक आगरा के निकट मस्जिद बनवाई और एक और है हिसार में एक मस्जिद का निर्माण हुमायूं के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसके बाद अकबर, तो अकबर जो कि जिसका शासनकाल काफ़ी लंबे समय तक रहा और उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने शासन को आगे बढ़ाया, शासन को स्थापित किया, मुगल वंश को मजबूत किया। उसी प्रकार से उन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्होंने जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो कार्य देखने को मिलते हैं उसमें आगरे का किला जो कि सबसे बड़ा उदाहरण है और इसके बाद उन्होंने एक ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। तो अकबर के समय में जो इमारतें बनी उनका इस प्रकार से विवरण है। आगरे का लाल किला, इसके बाद है अकबरी महल, जहांगीरी महल, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी। तो आगरे का लाल किला अकबर ने इसको काफ़ी अपने हिसाब से मन मुताबिक डिजाइन करवा के बनवाया और इसके बाद उसने अकबरी महल, जहांगीरी महल और लाहौर का किला भी उस अकबर के शासनकाल में बनता है और फतेहपुर सीकरी उसके शासनकाल की स्थापत्य कला में अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण इसका निर्माण करवाया है जो आज भी यहाँ देखने को मिलती है और अच्छी अवस्था में है। फतेहपुर सीकरी में अगर हम देखें तो जोधाबाई का महल, बीरबल का महल और इसके अतिरिक्त बुलंद दरवाज़ा जो कि विश्व से लोग उसको देखने भी आते हैं और इसके अतिरिक्त जो अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया तो वहाँ पर संगीत समारोह का आयोजन भी होता था जिसके लिए अनूप तालाब का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार देखें तो फतेहपुर सीकरी जो कि एक स्थापत्य कला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है अकबर के शासनकाल का। इसके बाद है जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया। नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी उसने एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया और लाहौर के पास शाहजहां में जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। तो जहांगीर जो कि चित्रकला का शौकीन था वह भोग विलासी अधिक था और मदिरापान का सेवन करने वाला
इसके अतिरिक्त तो इसके शासनकाल में जब नूरजहां का मतलब जीवन में प्रवेश होता है तो वह सत्ता एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप में अपने हाथ में ले लेती है। और जहांगीर को इतना समय नहीं मतलब इतनी रुचि भी नहीं दिखाई स्थापत्य कला क्षेत्र में, लेकिन सिकंदरा का मकबरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा और नूरजहां द्वारा एतमाद-उद-दौला का मकबरा और लाहौर के पास शाहजहां में जहांगीर का मकबरा जहांगीर और नूरजहां के शासन के समय की ये बहुत बड़ी मतलब स्थापत्य कला की उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके बाद शाहजहां, शाहजहां जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो शाहजहां को जितनी स्थापत्य कला में रुचि थी इतनी किसी अन्य मुगल सम्राट में नहीं रही। उसने अधिक से अधिक अपने समय में इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें हम देखें तो दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और उसने मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, तो और भी बहुत सारी इमारतें हैं जिस पे शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया है। लेकिन शाहजहां के द्वारा जो स्थापत्य कला में जो बहुत ही उत्कृष्ट स्थापत्य कला का नमूना है वो है ताजमहल। तो शाहजहां द्वारा जो ताजमहल का जो संगमरमर का निर्माण करवाया, ऐसा बताया जाता है कि उसने इस इमारत का निर्माण अपनी पत्नी की याद में, मुमताज महल की याद में करवाया और इसको निर्माण कराने में उसने काफ़ी धन भी व्यय किया। तो इस प्रकार से शाहजहां का जो शासन काल है वो स्थापत्य कला की दृष्टि से एक स्वर्ण काल कहा जा सकता है। इसके बाद औरंगजेब, तो औरंगजेब जो कि संगीत प्रेमी नहीं था और वह इसको इस्लाम के विरुद्ध भी मानता था, लेकिन उसने स्थापत्य कला में कुछ जो निर्माण करवाया है वो अपनी पत्नी रबिया-उद-दौरानी का मकबरा उसकी स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी पत्नी की याद में करवाया। ऐसा कहा जाता है कि ये ताजमहल की नकल है और ताजमहल के समान इतना अच्छा तो नहीं है, पर उसने अपनी पत्नी रबिया के याद में रबिया-उद-दौरानी का मकबरा निर्माण करवाया। और औरंगजेब का जो शासनकाल है वो विभिन्न उलझनों से भरा रहा, जिसके कारण उसे भी स्थापत्य कला के निर्माण में विशेष रुचि नहीं दिखाई और उसकी दक्षिण नीति उसको ले डूबी। तो हमने विस्तार से जो भारतीय कला में स्थापत्य कला को विस्तार से जाना, जिसमें सबसे पहले हमने उड़ीसा के मंदिर, इसके बाद खजुराहो के मंदिर, इसके बाद हमने पल्लवों का मंदिर स्थापत्य, जिसमें हमने 4 शैलियों को समझा। महेंद्र वर्मन शैली जो कि 610 से 640 ईस्वी, मामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी और नंबर 3 राजसिक शैली 674 से 800 ईस्वी और नंबर 4 नंदी वर्मन शैली 800 से 900 ईस्वी। चोरों का मंदिर स्थापत्य चोर कला और फिर मंदिर कोरंगनाथ का मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोट चोरपुर का मंदिर। इसके बाद हमने समझा विस्तार से मुगल स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें बाबर के द्वारा बनवाई गई पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद, रोहिलखंड में संभल की जामा मस्जिद, हुमायूं द्वारा बनवाई गई दीन पन्ना नामक दिल्ली का महल, एक आगरा की मस्जिद, हिसार में मस्जिद। अकबर के समय में स्थापत्य कला के क्षेत्र में देखें तो आगरा का लाल किला, अकबरी महल, जाफरी महल, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल, अनूप तालाब, बीरबल का मकबरा और बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। जहांगीर सिकंदरा में अकबर का मकबरा नूरजहां द्वारा एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया गया और लाहौर के पास शाहजहां में जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। शाहजहां के शासनकाल में देखें तो दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, मोती मस्जिद, मुसम्मनपुर, दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन आदि। औरंगजेब के शासन काल में देखें तो उसने अपनी पत्नी की याद में रबिया-उद-दौरानी का मकबरा जो कि पत्नी की याद में बनवाया। तो आज हमने भारतीय कला में स्थापत्य कला के क्षेत्र में उड़ीसा का मंदिर, खजुराहो के मंदिर, पल्लवों का मंदिर स्थापत्य और चोलों का मंदिर स्थापत्य व मुगल स्थापत्य कला को
विस्तार से समझा। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।